तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। अभी दुमका में जो कुछ हुआ अंकिता के साथ, और जिस तरीके से शाहरुख हुसैन नाम के एक लड़के ने कमरे में पेट्रोल डालकर उसे ज़िंदा जलाया और उसके बाद उसका वो बेशर्म हंसता हुआ चेहरा सारे देश ने देखा। अभी उसका गुस्सा शांत भी नहीं हुआ कि एक और ख़बर दिल्ली से आई, बिल्कुल अंकिता जैसी, कहानी भी लगभग वैसे ही, बस मारने का तरीका अलग था। और एक फ़र्क ये भी है कि अंकिता को बचाया नहीं जा सका, लेकिन दिल्ली की इस बच्ची को अस्पताल ले जाया गया है और उसकी कहानी भी बड़ी अजीब है। 25 अगस्त को दिल्ली में 11वीं क्लास में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट, 16 साल की उम्र, वह स्कूल से घर लौट रही थी। तभी मोटरसाइकिल पर सवार 3 लड़कों ने रास्ता रोका और उनमें से एक ने बेहद करीब से उस लड़की को, उस बच्ची को गोली मारी। इतने करीब से गोली मारी थी और उनका मकसद यही था उसे मारना, लेकिन ऐन वक्त पर वो रिवॉल्वर या पिस्टल देखकर वो बच्ची जो है थोड़ी सी झुकी और नसीब अच्छा था, गोली सर या चेहरे पर लगने की बजाय उसके बाएं कंधे पर लगी और बाएं कंधे की हड्डी में जाकर वो गोली धंस गई। वो तीनों मोटरसाइकिल सवार वहाँ से भाग गए। खैर पुलिस आई, बाकी सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये खबर 25 अगस्त की थी। पर ये सब कुछ लोकल पुलिस और बाकी लोग देखते रहे। अब सच्चाई सामने आई है। पता ये चला है कि जिस बच्ची को गोली मारी गई, एक तरफा प्यार में एक लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ था और इस लड़की ने 4-5-6 महीने से उससे बातचीत करनी बंद कर दी थी और उसी गुस्से में उसने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। अब बच्ची बच गई, अस्पताल ले जाया गया, उसका ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने यह कहा है कि चूँकि ज़ख्म गहरा है तो फ़िलहाल वो जो बुलेट है, गोली है, वो उसके जिस्म से निकाला नहीं जा सकता। तो गोली बाएं कंधे की हड्डियों के बीच में धंसी हुई है और डॉक्टरों का कहना यह है कि पहले ज़ख्म भर जाए और उसके बाद ऑपरेट करके वो गोली निकालेंगे और उसमें कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। तो 6 महीने तक वो गोली वो बच्ची अपने जिस्म में लेकर ही रहेगी। डॉक्टरों ने उसे भीड़ भाड़ से दूर और एलर्जी से बचने को कहा है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि इस गोली के शरीर के अंदर रहने से उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा। जो आरोपी हैं उनमें से 2-3 लड़कों को पुलिस पकड़ चुकी है और 2 और मुझे अभी मेरी टीम बता रही थी कि अभी पिछले 1 हफ्ते में ही देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे 4 इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे इसी तरह प्यार, एक तरफा प्यार के चक्कर में लोग जान ले रहे हैं। एक तरफ प्यार का दावा करते हैं, जीने मरने की बात करते हैं कि जान दे देंगे, और पता नहीं ये कैसा इश्क, कैसा प्यार है कि एक दूसरे की जान ही ले रहे हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज के लोगों के प्यार का मतलब क्या है। तो ये दुमका के बाद दिल्ली की कहानी थी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। अलग अलग वक्त में बहुत सारे सीरियल किलर हुए हैं। बहुत सारे सीरियल किलर की कहानी मैंने आपको इसी कहानी में सुनाई है। सीरियल किलर का अगर आप पैटर्न देखें, सीरियल किलर का एक तो डेफिनेशन यही है कि जो एक से ज़्यादा कत्ल करे और लगातार कत्ल करता रहे। कई ऐसे सीरियल किलर हुए हैं जो अलग अलग वजहों से अलग अलग लोगों का कत्ल करते हैं। इसी देश में या दुनिया की बात करूं तो सीरियल किलर बहुत सारे ऐसे हुए जो बच्चों को मारते थे। बहुत सारे सीरियल किलर ऐसे पकड़े गए जो सिर्फ बच्चियों को अपना निशाना बनाते। बहुत सारे सीरियल किलर ऐसे हुए जो फुटपाथ पे सोते हुए लोगों को मारते हैं। बहुत सारे सीरियल किलर सिर्फ मज़दूरों को अपना निशाना बनाते थे। बहुत सारे सीरियल किलर ऐसे हुए जो ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को जिन्होंने अपना निशाना बनाया। बहुत सारे सीरियल किलर ऐसे हुए जो उनके दिमाग में था कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये मुझे ताना मारते हैं, तो ऐसे तमाम दिमाग वाले लोगों को मारे। तो अलग अलग सीरियल किलर, अलग अलग मोटिव, अलग अलग मकसद, और उन्होंने इससे बहुत सारे सीरियल किलर ऐसे हुए जो रेप के बाद कत्ल करते थे। तो ऐसे सीरियल किलर की कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लेकिन आज जिस सीरियल किलर की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक तो सीरियल किलर अभी पकड़ा नहीं गया, दूसरा ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या नाम है, कहाँ रहता है, क्यों मार रहा है, कुछ पता नहीं। क्योंकि ये लगातार अभी पिछले 2-3 दिनों में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक जगह है सागर, और उस सागर की ये कहानी है। सागर से मुझे याद आता है, मेरे कई जानने वाले लोग सागर में रहते हैं। एक हमारा क्राइम रिपोर्टर आनंद तिवारी, इसके अलावा अमित तिवारी, इन लोगों का भी ताल्लुक सागर से है।
तो सागर की ये कहानी है, और एक अजीब कहानी, एक ऐसा सीरियल किलर जो मैंने शुरू में आपको बताया कि अलग अलग वजहों से बहुत सारे सीरियल किलर अलग अलग लोगों को निशाना बनाते हैं। ये सीरियल किलर वो सीरियल किलर है जिसे नींद से शायद नफरत है, या फिर ये सीरियल किलर वो सनकी के लिए सीरियल किलर है जिससे शायद ये दिमाग में है कि अगर किसी की ड्यूटी है तो वो अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से निभाए और ड्यूटी के वक्त सोए नहीं। तो ये नींद का सीरियल किलर है। इसे जो भी ड्यूटी पर सोते हुए दिखाई देता है ये उसे ही अपना निशाना बना रहा है, और अब तक 4 कत्ल कर चुका है। 3 कत्ल तो इसने लगातार 3 दिन में अभी किए। एक कत्ल इसने करीब 2 महीने पहले किए थे, लेकिन पहले कत्ल के बाद पुलिस को इतना अंदाज़ा नहीं था, और अक्सर यही होता है, बाद में जब कड़ियाँ जुड़ती हैं तब पुलिस के भी थोड़े होश उड़ते हैं, फिर पुलिस एक्टिव भी होती है। कहानी की शुरुआत होती है मई में, इसी साल 1 मई की रात करीब 12 से 3 बजे का वक्त होगा। इसी सागर इलाके में एक शख्स जिसकी उम्र करीब 58 साल और उसका नाम था उत्तम रजक, इसकी लाश मिलती है, और ये लाश मिलती है वहीं पे एक ब्रिज बन रहा था, और उस ब्रिज के नीचे इसकी लाश मिलती है। जो ब्रिज बन रहा था वहाँ पे उन तमाम चीज़ों की देखभाल के लिए चौकीदार था, एक सिक्योरिटी गार्ड था, और इसकी ड्यूटी थी रात को वहाँ पर। लेकिन सुबह सुबह लोग देखते हैं कि उसी ब्रिज के नीचे इसकी लाश पड़ी हुई है, और सर पे काफ़ी खून बह रहा, सर पे किसी वजनी चीज़ से शायद मारा गया है। पास में ही पुलिस को एक डंडा मिला जिस पे खून लगा हुआ था, तो पुलिस को यही लगा कि इसी डंडे से इसका कत्ल हुआ है। और उसके चेहरे पे एक जूता रखा हुआ था, उसी का जूता जो उसने पहना हुआ था। अब पुलिस को लगा कि ये क्या बला है। उसके बाद उसका सब कुछ चेक किया तो उसके पर्स, बाकी चीज़ें सब सलामत, कातिल अपने साथ कुछ नहीं ले गया। हाँ, उसका मोबाइल गायब था। अब पुलिस को लगा कि ये क्या है, किसी से दुश्मनी होगी, एक गार्ड, गरीब आदमी, रात को मर्डर, ये इलाका। तो पुलिस ने भी कहा हटाओ, इतना हाई प्रोफाइल केस तो है नहीं, जो अमूमन होता है। मैं जानबूझ के ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन मैंने देखा अपने तजुर्बे से, तो ऐसे लो प्रोफाइल इन सब केस को जिस तरीके से जांच की जानी चाहिए वैसी होती नहीं है। तो इस पुलिस ने भी इस कत्ल के बाद अपनी जो फॉर्मेलिटी थी वो तो निभाई, लेकिन कातिल की तलाश में जो ताकत और दिमाग लगानी चाहिए वो सारी चीज़ें की नहीं। 1 मई की बात थी, धीरे धीरे वक्त बीता, बात आई गई हो गई। अब तारीख आती है 27 अगस्त, अभी 4 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, 27 अगस्त। 27 अगस्त को इसी सागर में एक कारखाना है, वहाँ पर उस कारखाने में एक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, जिनका नाम कल्याण सिंह, उम्र 57 साल। तो इसी कारखाने में ये जो कल्याण सिंह है, इनकी ड्यूटी थी नाइट ड्यूटी, जैसे मई वाले की थी, लेकिन अभी तक ये कड़ियाँ जुड़ेंगी नहीं। तो कल्याण सिंह अपनी ड्यूटी दे रहे थे। रात करीब 12 से 3 का वक्त होगा। सुबह 4 बजे के आसपास कारखाने के बाहर कुछ लोग गुजरते हैं और देखते हैं कि एक लाश पड़ी है। नज़दीक जाकर देखा जाता है, कुछ लोगों को बुलाया जाता है, तो फिर पहचाना जाता है वर्दी के ज़रिए भी, और पता चलता है कि ये जो गार्ड है, चौकीदार है कल्याण सिंह, उसकी लाश है। कल्याण सिंह के चेहरे पर भी उसी का एक जूता रखा हुआ है। कल्याण सिंह के पर्स सब कुछ सलामत, लेकिन मोबाइल गायब। अब चूंकि पहली लाश जो मई में मिली थी और ये दूसरी लाश, इन दोनों में काफ़ी फासला था, थाना भी अलग, इलाका भी अलग। तो पुलिस ने इसको भी देखा, एक चौकीदार का मामला है, चलो ठीक है, खाना पूर्ति शुरू हो गई, नॉर्मल। लेकिन ये 27 अगस्त और 28 अगस्त तो हो चुका था, क्योंकि सुबह की बात थी। इसके बाद 29 अगस्त, सिर्फ 24 घंटे बीतते हैं। 24 घंटे के बाद 29 अगस्त की रात को एक और लाश मिलती है, और इस बार जो लाश मिली उसका नाम था शंभू दयाल दुबे, उम्र 60 साल। और शंभू दयाल दुबे जो थे, ये भी एक जगह पर सिक्योरिटी गार्ड थे, मतलब चौकीदार थे। जो चश्मदीद थे उनके हिसाब से उन्होंने लाश 12 से लेकर 3 के दरमियान देखा था उनको जिंदा, उसके बाद नहीं देखा, फिर लाश ही नज़र आई। तो ये तय हुआ कि इसका कत्ल भी उसी दौरान हुआ है। लेकिन जो 27 अगस्त को कत्ल हुआ और ये जो 29 अगस्त को हुआ, इन दोनों का फासला कम था, और इत्तफाक से इस कत्ल में इस लाश पे भी चेहरे पे एक जूता रखा हुआ है। पर सलामत है,
मोबाइल गायब है। अब 2 कत्ल 24 घंटे, दोनों का पैटर्न एक, सर पे वजनी चीज़ का निशान। पहले में जो मई में था वो डंडे से मारा गया, दूसरे में ये था कि कोई पत्थर है, तीसरे में ये था कि कोई सरिया या ईंट है। अब 2 कत्ल 2 रात के अंदर अंदर, तरीका एक, पैटर्न एक। अब पुलिस के थोड़े कान खड़े हुए कि ये क्या मामला है। अब इसी दौरान में जब पुलिस ने तफ्तीश की तो फिर पता चला कि 1 मई को भी ऐसी एक लाश मिली थी। अब तीनों में कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन थी और समान थी। पहली, जो तीनों लाशें मिली ये तीनों चौकीदार की थी, सिक्योरिटी गार्ड की। दूसरी, तीनों के जेब या पर्स या घड़ियाँ, कोई भी चीज़ लूटने की कोशिश नहीं की गई, यानी जो भी कातिल है वो लूट के मकसद से नहीं आया। तीसरी, तीनों के जूते उनके शरीर पर या चेहरे पर रखे हुए थे। चौथी, तीनों के सर पर वार किया गया और मारा गया, और जो आलाए कत्ल था, जिस चीज़ से मारा गया, वो लाश के पास ही पड़ा हुआ, खून से सना मिला। एक में डंडा था, एक में पत्थर था, एक में कुछ और। तो इससे अंदाज़ा ये हुआ कि जो भी कातिल है वो अपने साथ कत्ल करने के लिए हथियार लेकर नहीं आता है, बल्कि मौके पे उसे जो भी ऐसी चीज़ मिलती है वो उसी से उसके सर पर हमला कर देता है। अब ये 3 कॉमन चीज़ थी। पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ कड़ियाँ हैं और उसके बाद ये कहीं ना कहीं सीरियल किलिंग का मामला है। लेकिन अभी पुलिस अपना पूरा दिमाग इसमें लगाती कि तभी 29 के बाद 30 अगस्त की तारीख आ गई। 27 अगस्त को पहली लाश मिली, 29 अगस्त को दूसरी, और 30 अगस्त को अब एक तीसरी लाश पुलिस का इंतज़ार कर रही थी इसी सागर इलाके में। ये लाश जो थी, ये लाश थी इस बार मंगल अहिरवार। ये भी एक गार्ड, उम्र करीब 55 से 56 साल, और ये भी एक चौकीदार, एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड। कत्ल का तरीका वही, सर पर हमला किया गया था, और कत्ल का सामान लाश के पास ही बरामद, और कत्ल के साथ, लाश के साथ वैसी एक जूता। अब 3 लाश 3 दिनों में और 1 लाश 2 महीने पहले, लेकिन चारों की जब तफ्तीश की गई तो चारों में कॉमन चीज़ें मिली। वही सर पे हथियार वार करना, हर लाश के पास आला कत्ल जिससे मारा गया वो बरामद होना, कोई लूटपाट नहीं, लेकिन हर एक का मोबाइल गायब होना। अब ये जब सारी चीज़ें आई तो पुलिस ने जो 29 अगस्त को दूसरी लाश मिली, मतलब कायदे से तीसरी, शंभू दयाल दुबे की जो लाश मिली, तो पुलिस ने जब तफ्तीश की तो वहाँ पे देखा कि शंभू दयाल दुबे के लाश की कुछ दूरी पर एक मोबाइल पड़ा हुआ है। अब पुलिस अभी तक जिस पैटर्न पे थी उसमें ये थी कि कातिल मोबाइल ही ले जाता है। अच्छा, मोबाइल ले जाने के बाद वो सिम भी फेंक देता है, लेकिन यहाँ पे एक कुछ दूरी पर मोबाइल। अब पुलिस ने चेक किया कि ये शायद शंभू दयाल की मोबाइल है, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि ये शंभू दयाल की मोबाइल नहीं है 29 अगस्त को ये जो कत्ल हुआ था, बल्कि इससे एक दिन पहले 27 अगस्त को जो कत्ल हुआ कल्याण सिंह का मोबाइल शंभू दयाल सिंह की लाश के पास से बरामद होती है। अब जब लाश के पास से मोबाइल बरामद तो फिर पुलिस को लगा कि पैटर्न तो एक है, कातिल भी एक है, और उसी कातिल ने यहाँ पर ये मोबाइल फेंका, इसका मतलब है सारे कत्ल में उसी का हाथ है। अब पहली बार सागर की पुलिस बहुत ज़्यादा गंभीर हुई, सीरियस हुई, और उसे लगा कि आज के दौर का ये उनके राज्य का सबसे ताज़ा और नया सीरियल किलर है। अब यहाँ से पुलिस ने एक सीरियल किलर के तौर पे तफ्तीश शुरू की। मामला स्टेट के होम मिनिस्टर तक गया, उनको भी बयान देना पड़ा। अब यहाँ पे जब ये चीज़ें मीडिया में आई तो लोग, ख़ासतौर पर चौकीदार और सिक्योरिटी गार्ड, घबराने लगे, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन थी या तफ्तीश थी वो जो कुछ बता रही थी वो परेशान करने वाली बात थी उन लोगों के लिए जो नाइट ड्यूटी करते हैं, चौकीदारी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं। अब सागर पुलिस के पास 2 चुनौती थी। एक, इन चौकीदारों, सिक्योरिटी गार्ड के अंदर जो एक खौफ, एक दहशत, एक डर बैठ गया, उसे दूर करना ताकि वो ड्यूटी कर सकें, और दूसरा उस अनजान सीरियल किलर को पकड़ना जो एक के बाद एक चौकीदारों को अपना शिकार बना रहा है। अब यहाँ से जब पुलिस ने पूरी तफ्तीश करनी शुरू की तो पता चला कि ऐसे ही कई और इलाके थे वहाँ आसपास में जहाँ पर और भी सिक्योरिटी गार्ड थे। उन सब से जब बातचीत की गई तो एक और कॉमन चीज़ पता चली, वो ये, जो इन 4 लोगों की मौत हुई, जिनका कत्ल हुआ, जो उनके बाकी साथियों ने बताया कि जनरली नाइट ड्यूटी पे ऐसा कुछ होता नहीं है, बड़ा पीसफुल शांत इलाका है और ये लोग बहुत वक्त से यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, तो ये लोग अक्सर सो जाया करते थे। कुछ गार्ड ऐसे हैं जिन्हें नींद नहीं आती, वो जागते रहते हैं, 1 से 2 हो गए तो गप्पे मार रहे हैं।
तो पता चला कि और भी कई गार्ड थे और भी कई ऐसे सुनसान जगह थे और भी वहाँ पे लोग काम कर रहे थे। उनको निशाना ना बनाकर इन्हीं 4 लोगों को निशाना क्यों बनाया गया? तो इन चारों की जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये लोग अक्सर ड्यूटी के दौरान सो जाया करते थे। तो अब यहाँ से पुलिस को लगा कि सीरियल किलर शायद वो है जो ड्यूटी के साथ बेईमानी करने वालों को शायद उसको गुस्सा आता है और वो नहीं चाहता है कि ड्यूटी के दौरान कोई सोए, अपना ड्यूटी ईमानदारी से निभाए। क्योंकि जो बयान जिस तरीके के चश्मदीदों ने दिए उससे ये अंदाज़ा हुआ। तब ये बात और भी फैली कि एक किलर है, कातिल है जो रात को निकलता है और सिर्फ उन लोगों को अपना निशाना बनाता है जो ड्यूटी के दौरान सो जाते हैं। अब बहुत सारे लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, ख़ासतौर पे ये चूँकि सिर्फ गार्ड को बना रहा है तब उन गार्ड को भी लगा। अब उसमें ये कही क्या इसको कहिए, लेकिन ये है कि अब सभी की नींद जो है उड़ चुकी है। बहुत सारे गार्ड ने तो रात पे ड्यूटी देने के लिए ही मना कर दिया है कि हम सुनसान जगह पे नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें समझाया जा रहा है। लेकिन बाकी ये है कि भैया ड्यूटी करो तो जागते रहो। अब ये तो दूसरी बात ही, लेकिन पुलिस के सामने चुनौती है कि इस नए और ताज़ा सीरियल किलर को पकड़ा जाए। लेकिन कैसे? पुलिस ने तफ्तीश की। इत्तेफाक से एक जगह पर एक सीसीटीवी कैमरे में, जहाँ पे कत्ल हुआ दूसरा, ये एक जगह है जहाँ पे ये कत्ल किया गया था। एक मकान बन रहा था और ये आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज, उसके चौकीदार जिनके सर पे हथौड़ा मारा गया था कैंट इलाके में, तो वहाँ पर एक मकान बन रहा था और वहीं पे एक सीसीटीवी कैमरा मिला। उस सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया कि उसी वक्त जब ये कत्ल हुआ एक शख्स बड़ी तेज़ी से भाग रहा है। इसके बाद कैमरे को ठीक से देखा गया, उसकी तस्वीर है, तो देखा कि उस शख्स ने एक वाइट शर्ट, सफ़ेद शर्ट पहन रखी है और हाफ पैंट पहन रखा है और वो भाग रहा है। पुलिस ने किसी तरह से उस तस्वीर को थोड़ी सी धुलवाई, सफाई कराई, लेकिन क्लियर पिक्चर थी नहीं, रात का अंधेरा दूर से। लेकिन उस तस्वीर और कुछ चश्मदीदों के बयान के आधार पर एक स्केच बनाया और उस स्केच को भी जारी किया है। अब स्केच को जारी कर दिया गया है और लोगों से मदद मांगी गई है और चौकीदारों को ख़ास तौर पर एहतियात बरतने को कहा गया है और कहा गया है कि आप सभी अपनी अपनी ड्यूटी जो है वो जागरूक होकर करें, अलर्ट होकर करें, क्योंकि क्या पता अभी तक वो सीरियल किलर हाथ नहीं आया तो कहीं पे भी हो सकता है। तो 4 कत्ल हो चुके हैं। एक सीरियल किलर रात के वक्त निकल रहा है और सिर्फ चौकीदारों को अपना निशाना बना रहा है। अब सवाल ये है कि हर कत्ल के पीछे, हर सीरियल किलर का अपना अपनी एक कहानी होती है। अब जो मैंने शुरू में कहा, पुरानी आप निकालिए, कोई ना कोई खुन्नक, कोई ना कोई गुस्सा, कुछ। यहाँ पे क्यों? जो पैटर्न है उसके हिसाब से कई चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक, ये चालाक बहुत है। चालाकी की इसकी एक तो निशानी ये है कि ये कभी अपने साथ हथियार लेकर नहीं चलता। अब रात को ये अगर अकेला सड़क पर जा रहा है और मान लीजिए कहीं पे बैरिकेडिंग है, पुलिस ने रोक लिया, गश्त पे है पुलिस, तो वो खाली है, उसके पास कुछ नहीं है, तो पुलिस क्या शक करेगी? दूसरा, जब भी वो कत्ल करता है तो वो हथियार न लेकर इसलिए चलता है कि जहाँ पर वो कत्ल करता है वहीं से उस हथियार के सामान को उठाता है। और अगर आप खुले में आप रहेंगे, सड़क पे, सड़क किनारे, फुटपाथ पे ईंट, पत्थर, डंडे, सरिया कुछ ना कुछ पड़े रहते हैं, तो उसने हर कत्ल मौके से ही वो पत्थर, सरिया, डंडा उठाया और सर पे मारा। और चूंकि सामने वालों को इसलिए आसानी से मार पाया क्योंकि वो सभी जिस वक्त उसने कत्ल किया, एक पुलिस की थ्योरी और भी है कि वो ड्यूटी पे सो रहे थे, कि किसी के भी विरोध करने की निशानी नहीं आई है कि किसी के सर के अलावा हाथ, पैर और कहीं चोट हो, क्योंकि उसका पहला वार ही घातक होता और ये तभी हो सकता है जब सामने वाला बेसुध हो, सो रहा हो। तो इन चारों की लाशों को देखकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उनके ज़ख्मों के निशान को देखते हुए ये साबित होता है कि पहला वार काम कर गया और सभी के सोते हुए ही सभी पर हमला किया गया। तो ये सभी चौकीदार सो रहे थे और यही वजह है कि इनमें से किसी ने विरोध नहीं किया। तो ये हथियार वहीं से उठाता है, सोते हुए पे हमला करता है और फिर निकल जाता है। इसके बाद ये कहाँ जाता है, हालांकि इसको लेकर एक किसी चश्मदीद ने बताया तो सागर के पास एक जंगल का इलाका है, वहाँ पूरी सर्च टीम गई, ढूंढा, पर हाथ खाली है। अब उसका स्केच तो बना है, चेहरा भी बड़ा साफ़ है। मैं बोलूँगा भी दीपक को भी कि स्केच कहानी में आपको भी दिखाएं। और अगर सागर आसपास के लोग हैं, आप कहीं एमपी में भी हैं और ऐसे किसी शख्स को जानते हैं तो आप फ़ौरन पुलिस को इतला दीजिए। ये भी हम सभी का फ़र्ज़ है एक अच्छे नागरिक और शहरी होने के नाते। तो पुलिस फ़िलहाल ये जानने की कोशिश कर रही है कि चौकीदार को ही निशाना क्यों। अब इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है ये कोई पुराना चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड रहा हो,
और इसके साथ कुछ ऐसी कहानी हुई है कि अब इसे चौकीदार से ही नफरत होने लगी और उसको अपना दुश्मन बना लिया। हो सकता है चौकीदारों के साथ इसकी कुछ लोगों के साथ ऐसे अनबन हुई हो जिसकी वजह से उनका दुश्मन हो सकता है कि इसके या इसके किसी जानने वाले ने कोई चौकीदार रखा हो और वो रात को ड्यूटी के बजाय सो गया हो और उसकी वजह से कोई हादसा हो गया हो, कोई चोरी हो गई होगी, कुछ और हो गया, तब वो उसका बदला ले रहा है ऐसे लोगों से जो ड्यूटी के दौरान में सो रहे हैं। ये सारे सवाल, ये सारी थ्योरी एमपी पुलिस इसको सामने रख कर इस केस की जांच कर रही है और दुआ यही है कि ये सीरियल किलर फ़िलहाल इस वक्त का पकड़ा जाए, क्योंकि अभी इससे पहले लास्ट एक मैंने वो कहानी भी सुनाई थी आपको, एमपी का ही था एक सीरियल किलर जिसका नाम था खामरा, जो 2018 में अरेस्ट हुआ था और ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को अपना निशाना बनाता था और उस वक्त तक इसने जो गिनती बताई थी करीब 35, उसने कहा था कि 35 लोगों को मैंने मारा, 35 लोगों का कत्ल किया था इसने, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को। ये रास्ते में हाईवे पे रोकता था उन्हें और फिर लिफ्ट लेने के बहाने बैठ जाता था, फिर उसके बाद उनका कत्ल कर देता था और ट्रक समेत इधर उधर निकल जाता था। तो इस खामरा के बाद अभी ये ताज़ा दूसरा है जो एक सीरियल किलर जिसने एमपी ख़ासतौर पर सागर पुलिस की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि ये खुद रात को ही निकलता है। इसमें जो भी अपडेट होगा मैं वो आपको ज़रूर दूंगा और जल्दी दूंगा। अब आते हैं आज के अपने सिलसिले पर। तो आज एक तो बर्थडे है वाफेरा, तो हैप्पी बर्थडे टू यू वाफेरा। और वाफेरा से मैंने पूछा था उनके नाम का मतलब क्या, तो उन्होंने बताया था कि जन्नत का दरवाज़ा, तो हैप्पी बर्थडे वाफेरा। इसके अलावा रिधि विमल सवानी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रिधि। और जतिन सवानी ने भेजा है सूरत से। साथ ही अमन कश्यप दिल्ली से हैं, हैप्पी बर्थडे अमन, हमेशा अच्छे रहो। इसके अलावा जसक राम धालीवाल, हैप्पी बर्थडे, इनका भी आज जन्मदिन है। और सुखविंदर धालीवाल ने भेजा है। नवरीत सिंह रंधावा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नवरीत और थैंक यू सो मच तुम्हारे मेल के लिए, और हमेशा अच्छे रहो और खूब तरक्की करो, बस यही दुआ है। साथ ही सावन शाह अररिया बिहार से, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सावन। इसके अलावा एकता वर्मा भोपाल से, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे एकता। और प्रमानंद उपाध्याय जी ने भेजा है। साथ ही बहुत सारे लोगों ने एक मेल लिखा था, मैं भूल गया, अभी उसका जवाब देता हूँ। ये अंकिता वाली स्टोरी को लेकर उसमें कई सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें आ रही थी अंकिता की और उस वैशी शाहरुख हुसैन की एक साथ। तो उसमें ये था कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। इन तस्वीरों को लेकर अंकिता के घर वालों ने एक स्टेटमेंट दिया और सफाई दी है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और वो ये है, आजकल आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आप किसी के साथ भी किसी की तस्वीर डाल सकते हैं। तो उनके परिवार का ये कहना है कि ये तस्वीर जो है ये फ़र्ज़ी है और ये बनाई गई है और अंकिता शाहरुख से मिलती जुलती नहीं थी। कई लोगों ने इसके बारे में ये भी लिखा है कि आपने ऐसा क्यों कहा, वो तो दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोस्त थे। तो मैं उन लोगों के लिए भी, वो भी हालांकि मेरे क्राइम तक फैमिली मेम्बर है, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, और वो ये कि क्राइम और क्रिमिनल इसको सिर्फ इसी नज़रिए से देखिए, इसी चश्मे से देखिए। क्राइम अगर है तो फिर वो बुरा है, क्रिमिनल जो है वो फिर किसी का अपना नहीं है, ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो सिर्फ एक अपराधी, एक मुजरिम, एक क्रिमिनल है। और ऐसे लोगों के लिए धर्म और मज़हब को बीच में कभी नहीं लाना चाहिए। मेरी नज़र में अगर मान लीजिए 1% को चले, मैं कहता हूँ वो तस्वीर झूठी भी है अंकिता और शाहरुख की, और दोनों एक दूसरे को जानते थे, तस्वीर खिंचाई थी। लेकिन अगर एक दूसरे को जानते भी थे, इस तरीके से किसी को मारने का, इस तरीके से किसी को ज़िंदा जलाने का हक किसने किसको दिया, ये कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो दोनों सूरत में, एक तस्वीर फैमिली वालों का कहना है और दूसरी जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक दूसरे को जानते हैं। तो क्या जानते हैं या आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इस तरीके से आप किसी के जान ले सकते हैं? सवाल ही नहीं है। तो इसलिए इसको कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। ये एक मतलब वहशियाना हरकत थी, एक ऐसी चीज़ जिसको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। और मैंने कल भी कहा था कि कानून में बदलाव होनी चाहिए और ऐसी चीज़ों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। साथ ही प्रतीक शर्मा और एक प्रीति शर्मा जी ने एक मेल लिखा कल, मुझे लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। थैंक यू प्रीति जी, आपने जो कहा, और ये सच में किसी के साथ भी हो सकता है। प्रीति शर्मा जी ने एक मेल लिखा कि इनकी फैमिली, इनके हस्बैंड और इनकी एक बिटिया
ये लोग शायद छुट्टी मनाने ऋषिकेश गए। दिल्ली के करीब है, बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ वीकली ऑफ होता तो निकल जाते हैं। अभी हम लोगों का भी प्लान था लेकिन किसी वजह से जा नहीं पाए। तो ये अपने हस्बैंड और वाइफ बेटी के साथ ऋषिकेश गई अपनी गाड़ी से। वापस आ रही थी नोएडा जहाँ इनका घर है। रास्ते में डिवाइडर के आसपास बड़े सारे पेड़ होते हैं बहुत सारे, और आजकल बारिश वारिश हुई है तो आप देख रहे होंगे पेड़ बड़े घने हो गए। तो अचानक गाड़ी ठीक ठाक थी लेकिन बहुत स्पीड में भी नहीं चल रही थी, लेकिन उस डिवाइडर से पेड़ की ओर से अचानक एक बुल, एक सांड सड़क पे आ जाता ठीक इनकी गाड़ी के सामने। ये बड़ी ज़ोर से ब्रेक लेते हैं लेकिन फिर भी टकरा जाता है, और इम्पैक्ट इतना था कि जो एयर बैग है गाड़ी का वो खुल जाता है। शुक्र ये था सिर्फ कि इन लोगों को मामूली चोट आई, जान बच गई, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। खैर उसके बाद ये किसी तरीके से अपने घर पहुंचते हैं, ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं कि जान बची। लेकिन बड़ी मेहनत से इन्होंने अपनी कार ख़रीदी थी। एक आम मिडिल क्लास लोग, ये जो कार, गाड़ी, घर ये होती है ना, ये बड़े जतन और मेहनत से होता है, सारी चीज़ें हासिल की जाती हैं। तो इन लोगों ने भी बड़ी मेहनत और जतन से एक कार ख़रीदी थी और वो कार पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब प्रीति जी का ये कहना है कि ये हादसा किसी के भी साथ हो सकता है, और वाकई कभी भी किसी के साथ हो सकता है। हम जा रहे हैं, अचानक कोई सांड या कोई जानवर या कोई भी चीज़ आ जाए, पेड़ और बाकी चीज़ें, तो उनका कहना ये है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और चलिए मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ कि जिम्मेदारी और बाकी सब चीज़ें, जिम्मेदारी तो सरकार को तय करनी चाहिए। एक आम आदमी अपने ठीक ठाक स्पीड में जा रहा है और अगर ऐसा हादसा हो जाता है तो किसी के साथ भी हो सकता है, ये हमारे आपके किसी के भी साथ, क्योंकि हम तो बड़ी एहतियात, बड़ी फोकस होकर गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन अगर सपोज़ गाड़ी की स्पीड 50, 60, 70 भी है, आजकल तो जगह जगह पे है कि 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक मैक्सिमम स्पीड है, और हम जा रहे हैं हाईवे पे, और ऐसे ही कोई चीज़ सामने आ जाती है तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रीति जी और उनका परिवार खुशकिस्मत थे कि सिर्फ चोट आई, माली नुकसान ज़रूर हुआ लेकिन जान बच गई। लेकिन हाँ, इन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़िम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। अगर डिवाइडर है तो फिर बहुत सारे, जैसे आप हाईवे पे जाते हैं, अगर आप ग्रेटर नोएडा से आप या आगरा, लखनऊ, तो फिर सड़क के दोनों तरफ बाड़ और वो चीज़ें हैं ताकि जंगली जानवर सड़क पे या हाईवे पे ना आ जाए, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज़ होती है और ऐसे में कोई भी जानवर आ जाए, अब उसे तो पता नहीं है कि रेड लाइट, ग्रीन लाइट या गाड़ी या कैसे कब क्रॉस करना है सड़क, ज़ेब्रा लाइन, ये सब पहचानता नहीं है। तो अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो शायद ऐसे हादसे ना हो। सौरभ कुमार दुबे जी, इसके अलावा समीर दलवी जी ने कहानी की फरमाइश की है, साथ ही अमित प्रसाद हैं, तेजवीर चौधरी हैं, देव राज हैं, जोरहट से असम, एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा तुषार कुमार सिंह ने भी एक कहानी की फरमाइश की है। अंकित दुबे जी, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए अंकित, और प्यार करता हूँ इसलिए आपको मैंने मेल भी किया था, तो बाकी तो आपको मैं मेल लिख ही चुका हूँ। पर आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें और कहानियाँ सुनते रहें। इसके अलावा शेख लुत्फ़ रहमान, बल्कि शेख लुत्फ़ रहीमन, केरल से हैं ये, थैंक यू। उन्होंने कहा आप कई बार ऊपर वाले कहते हैं कि ऊपर वाला, जैसे अभी भी मैंने शायद कहा प्रीति जी के लिए, तो ऊपर वाले की जगह आप अल्लाह, गॉड, भगवान भी कह सकते हैं, हम सभी मानते हैं। तो बात ये है कि जो मैं कहूँ आपकी समझ तक, मतलब समझ जाएं आप, मकसद मेरा यही होता है, और बाकी शब्दों से नहीं, सिर्फ भावनाओं से सारी चीज़ें चलती हैं। इसके अलावा गौहर अली अंसारी हैं। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया। कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।